सो हेलो गाइस, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने अपनी टॉप 1000 एमसीक्यूज की सीरीज जो है वो स्टार्ट की हुई है। ठीक है, फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए। ओके गाइस, आज का जो लेक्चर है वो हमारा रहने वाला है पार्ट 5। ओके, और इससे पहले जो है हमने अपने पार्ट 4 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज देखे। ठीक है, देखिए आज का जो हमारे दो सब्जेक्ट्स हैं वो रहने वाले हैं इकोनॉमिक्स एंड आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, और आज इसके हम 30 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। देखिए गाइस, जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे हिस्ट्री हो, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, हर एक में वेरियस टर्म्स होती हैं। ठीक है, जिनका मतलब हमें पता होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं, आपको एक दो एग्जांपल दूं, तो जैसे इन्फ्लेशन की बात करूं मैं, राइट, जीडीपी की बात करूं मैं, तो ऐसी काफ़ी टर्म्स हैं जिसका हमें पता होना ज़रूरी है। और अगर आप देखेंगे क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन जो है वो इन्हीं टर्म से बनते हैं। ठीक है, इन्हीं टर्म से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस बनते हैं। इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं, तो आपको करंट अफेयर्स की तरफ ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए कुछ ऐसे, बाकी तो आपको चलो करंट अफेयर से रिलेटेड किस तरह क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। वो 80 to 85% वाली बात, वो आप आई होप आप वो चीज़ समझ चुके होंगे। लेकिन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो ज़्यादा है, अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूँ तो। ठीक है, सो हमें करंट अफेयर्स पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। राइट, तो चलिए आज के हम जो अपने लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज भी करंट अफेयर्स होंगे, थोड़े बहुत इंक्लूडेड हैं, लेकिन आज हम जो बेसिक टर्म्स हैं इकोनॉमिक्स की, उस पर थोड़े क्वेश्चंस लाए हूँ मैं, और आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग रिसेशन। ठीक है, अब देखिए ये भी टर्म है रिसेशन। ठीक है, और आई होप कि आपने ये इस टर्म को जो है न्यूज़ में सुना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बोलते हैं रिसेशन जो है वो क्या होता है, जब गुड्स और सर्विसेज की प्राइजेस में इंक्रीज हो जाता है। बोलता है रिसेशन जो क्या होता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइजेस हैं उनमें क्या आ जाता है, राइज आ जाता है, या वो बढ़ जाती हैं, तो उसे कहते हैं हम रिसेशन। ठीक है, रिसेशन इज अ मैक्रो इकोनॉमिक टर्म। देखिए एक माइक्रो इकोनॉमिक होता है, एक माइक्रो इकोनॉमिक होता है, तो रिसेशन को बोल रहा है ये मैक्रो इकोनॉमिक टर्म। राइट, और रिसेशन को कैसे आप टैकल कर सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आपकी इकोनॉमी में रिसेशन आ गया, तो आप उसको कैसे टैकल कर सकते हैं, टैक्सेशन को डिक्रीज करके, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करके। सो अब आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। राइट, चलिए बताइए, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है B2 ओनली। राइट, अब देखिए B2 ओनली क्यों है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है, रिसेशन जो है एक मैक्रो इकोनॉमिक टर्म है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब हम हमारी जो गलत स्टेटमेंट दी हुई हैं दो, इसमें इनको देख लेते हैं। देखिए अगर आपने इन्फ्लेशन पढ़ा है ना, अगर आपको इन्फ्लेशन का थोड़ा बहुत भी पता है, तो आप पहली स्टेटमेंट यही देख के पता लगा लेंगे कि ये जो बात की गई है इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग है। ठीक है, इन्फ्लेशन क्या होता है, जब आपके जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइजेस में क्या आए, इंक्रीज आए। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम, इन्फ्लेशन। आई होप आप ये चीज़ समझ रहे होंगे। ठीक है, लेकिन रिसेशन क्या होता है। ठीक है, हमारी जो मेन टर्म इसमें दी हुई है रिसेशन, उसका मतलब क्या होता है। देखिए रिसेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि जब आपकी जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, ठीक है, जब आपकी जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है उसमें क्या आ जाए, डिक्लाइन आ जाए। ठीक है, क्या आ जाए, जो आपकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है उसमें डिक्लाइन आ जाए, उसे कहते हैं रिसेशन। ठीक है, आपने सुना होगा, जब अगर मैं सिंपल सी एक स्टेटमेंट बताऊं, जो जब 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स में, ठीक है, क्या हो जाए, आपकी जो इकोनॉमी है वो क्या हो, डिक्लाइन हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं हम, रिसेशन। ठीक है, आई होप आप ये चीज़ समझ रहे हैं, रिसेशन और इसमें
क्या फ़र्क है, ठीक है। जब आपकी जीडीपी टू कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स में क्या करे, डिक्लाइन हो, ठीक है, इसको हम कहते हैं रिसेशन, ठीक है। और सिंपल सा मतलब यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे, डिक्लाइनिंग इन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, ठीक है। बट इन्फ्लेशन क्या होता है, ठीक है, इंक्रीजेज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। और तीसरी स्टेटमेंट क्या बोल रही थी, दैट रिसेशन कैन बी टैकल्ड बाय डिक्रीजिंग टैक्सेशन, ऐसा है क्या। देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है कि टैक्स से, अगर आप टैक्स को डिक्रीज करेंगे तो हम रिसेशन को टैकल कर सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेंगे नहीं, इंटरेस्ट रेट को भी डिक्रीज करेंगे। गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग्स को बढ़ाए, अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज करे, ठीक है, टैक्स को डिक्रीज करे और इंटरेस्ट रेट को भी डिक्रीज करे, तो हम रिसेशन को क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, राइट। सो आई होप आप समझे होंगे इनका रिसेशन का मतलब, इन्फ्लेशन का मतलब, और रिसेशन को कैसे टैकल किया जा सकता है। आई होप आप ये तीनों टर्म जो हैं वो समझे होंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए मैंने बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ आपको, और अभी भी बता रहा हूँ कि जब हम अपने सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे ना, जब हम अपने सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को पढ़ेंगे, सो हम हर टर्म को अच्छे से इसमें इंक्लूड करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम जस्ट क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, सो जितना बनता है इस वक्त बताना मैं उतना आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगली टर्म है जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में, ठीक है। बोलता है ये कवर करता है ऑल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होती हैं कंट्री में, ठीक है। चलिए मान लेते हैं। दूसरी स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में WPI कहते हैं, वो रिलीज करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस। सो आपने बताना दैट विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 और नाइदर 1 और 2, ठीक है। सो आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है इसमें करेक्ट है। चलिए देखिए इसका जो सही आंसर है वो है 1 ओनली, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जो जीडीपी डिफ्लेटर है वो क्या करता है, कवर करता है ऑल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होती है मार्केट में, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि अगर आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है ढंग से, तो आप सोचेंगे कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, ठीक है। सो देखिए क्या होता है, देखिए ये होता है रेशो, ठीक है, क्या होता है, रेशो बिटवीन जीडीपी एट करंट प्राइस, ठीक है, क्या होता है, रेशो बिटवीन जीडीपी एट करंट प्राइस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, ठीक है। जो करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस के बीच का जो रेशो आता है ना, उसे बोलते हैं जीडीपी, ठीक है। एक और चीज इसके रिलेटेड याद रखिएगा, अगर जो जीडीपी एट करंट प्राइस है, ठीक है, जीडीपी एट करंट प्राइस है, अगर वो इक्वल है किसके, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस के, ठीक है, तो क्या होगा, जो जीडीपी डिफ्लेटर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। ये ऐसी स्टेटमेंट, ये भी स्टेटमेंट बन सकती है, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी आपके एग्जाम में बन सकती है। अगर इस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो ये स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। और मैं आपको सिंपल से बता रहा हूँ, अगर जीडीपी डिफ्लेटर का आपने एक सिंपल सा मतलब समझना है तो समझ लीजिए कि ये बताता है आपके प्राइस बिहेवियर को, क्या बताता है, प्राइस बिहेवियर को। और इसीलिए कहते हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि इट्स कवर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, ठीक है। चलिए अच्छा, दूसरी स्टेटमेंट थी कि WPI को कौन रिलीज करता है, तो देखिए वो किया जाता है, सॉरी, चलिए जो WPI है, ठीक है, उसे कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। कौन रिलीज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। और कौन किसमें, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तो है, पर कौन, इकोनॉमिक एडवाइजर जो होता है, द इकोनॉमिक एडवाइजर इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। सो याद रखिएगा ये चीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विद रेफरेंस टू द अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब देखिए अनएम्प्लॉयमेंट का तो आप मतलब समझते ही होंगे, पर अनएम्प्लॉयमेंट के भी कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है, काफी तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है। सो वही यहाँ पे 3 टर्म्स दी हैं आपको अनएम्प्लॉयमेंट की। अब आपने बताना है कि जो इनके सामने जो स्टेटमेंट लिखी है क्या इससे मैच हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। सो चलिए बताइए। बोलता है जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या होती है,
ठीक है, इट इज एन अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग सर्टेन सीजन ऑफ द ईयर। ठीक है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि एक ऐसा फिनोमिना है जहाँ पे मोर पीपल एम्प्लॉयड होते हैं जिसमें वो एक्चुअली नीडेड। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कि जैसे जहाँ पे 3 लोगों की ज़रूरत है पर वहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं, 5 लोग। इसका मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको आगे। ठीक है, सो क्या है कि वेयर मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन एक्चुअली नीडेड। ठीक है, और तीसरी है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये क्या होता है, एक टाइम लैग होता है बिटवीन व्हेन एन इंडिविजुअल इज सर्चिंग फॉर अ न्यू जॉब और इज स्विचिंग बिटवीन, ठीक है, बिटवीन द जॉब। मतलब कि जब या तो वो नई जॉब सर्च कर रहा होता है, ठीक है, या तो जो वो अपनी जो करंट जॉब से दूसरी जॉब में स्विच कर रहा होता है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। सो आपने बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्टली मैच्ड, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 3 ओनली या 1 ओनली। सो बताइए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। चलिए देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 3 ओनली। ठीक है, तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट से मैच हो रही है। बट डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या ये होती है, जो सीजनली जो बंदा अनएम्प्लॉयड होता है उसे कहते हैं डिसगाइज्ड? नो। ठीक है, इसकी जो सही स्टेटमेंट है वो सेकंड में दी हुई है। ठीक है, बोलता है इट इज़ अ फिनोमिना वेयर मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन एक्चुअली नीडेड। अब देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपने अगर इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ी है तो ये एग्जाम्पल आपने सुना होगा। फॉर एग्जाम्पल ये लैंड है, ठीक है, इस लैंड में एक्चुअल में 3 लोगों की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन काम कितने कर रहे हैं, 5 लोग। ठीक है, एक्चुअल में 3 लोगों की ज़रूरत है लेकिन काम कितने कर रहे हैं, 5 लोग। ठीक है, सो ये जो कंडीशंस होती है इसे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, राइट। और एक आता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है हम यहाँ समझते हैं। चलिए, ये एक ऐसी कैटेगरी है, ठीक है, इट इज अ कैटेगरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अराइजिंग फ्रॉम द मिसमैच बिटवीन द जॉब्स अवेलेबल इन द मार्केट एंड द स्किल्स ऑफ द अवेलेबल वर्कर्स इन द मार्केट। मतलब जो जॉब्स अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है, और जो लोगों के पास, वर्कर्स के पास स्किल है, मतलब अवेलेबल है जो मार्केट में, वो मिसमैच कर जाए। ठीक है, सिंपल सा मतलब कि अगर ये एक काम है, ये एक जॉब है, ठीक है, और ये मैं हूँ, मेरे पास अपनी स्किल्स हैं, बट मेरी स्किल्स इस जॉब के लिए मैच नहीं करती, तो मैं क्या कहलाऊंगा, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और एक सीजनल की बात की गई थी, जो सीजनल ऑफ देयर, वो उसे कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, दैट सिंपली मीन्स इट इज एन अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग सर्टेन सीजन ऑफ द ईयर। ठीक है, इसका देखिए एग्जांपल दिया कि जैसे एग्रीकल्चर लेबर जो होता है इंडिया में, दैट रेयरली हैव वर्क थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, ज़रूरी तो नहीं है कि पूरा साल वो मतलब काम करता रहे, खेती करता रहे। ठीक है, सो एग्रीकल्चर लेबर जो है वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का आप कह सकते हैं एग्जाम्पल है। ठीक है, सो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, ये WPI, CPI, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज यूज्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग, as a macroeconomic indicator of inflation, as a tool to monitor price stability, as deflator in the national accounts। ठीक है, सो आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है, मतलब किस चीज़ को ये दर्शाता है, किस चीज़ को ये बताता है। ठीक है, सो बताइए, अगर आपने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में पढ़ा है तो आपको आंसर चल गया होगा पता, डेट इज 1, 2 and 3। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब आपने बताना जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज अ कंसेप्ट, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को एज अ कंसेप्ट अगर देखा जाए, सो इज बेटर एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ अ प्रोसेस विच इनेबल्स, ठीक है, इंडिविजुअल ऑफ अ कंट्री टू एक्यूमुलेट मोर कैपिटल, इंक्रीजिंग द नॉलेज स्किल्स लेवल ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री, एक्यूमुलेशन ऑफ टेंजिबल वेल्थ एंड एक्यूमुलेशन ऑफ इंटेंजिबल वेल्थ। ठीक है, अगर आपको इसका थोड़ा सा ही पता, अगर आपको इसका एक भी स्टेटमेंट पता है, ठीक है, तो दूसरी स्टेटमेंट जो आप ऑटोमेटिकली कैच कर लेंगे। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है C, 2 and 4। ठीक है, और अगर आप सेकंड स्टेटमेंट को भी कर लेंगे, ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली बता लेंगे कि ये इंटेंजिबल वेल्थ को एक्यूमुलेट करता है, राइट। तो अब देखिए कैसे, देखिए अगर नॉलेज में इंक्रीज होगा, स्किल्स लेवल इंक्रीज होगी पीपल की कंट्री की, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, इंटेंजिबल। ठीक है, टेंजिबल इंटेंजिबल आपको पता है ना, कोई ऐसी चीज़ें जिसको हम टेंजिबल वो होती हैं
जो ऐसी चीज़ जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है, जिसको हम टच कर सकते हैं, राइट। इंटेंजिबल इसका उल्टा, जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ठीक है। सो इसका सही आंसर क्या आया? ऑप्शन नंबर सी, 2 and 3, राइट। चलिए अगला देखते हैं। विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री, अब आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन अगला। विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द त्यागराज कृतिज आर डिवोशनल सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा, पहली स्टेटमेंट। त्यागराज क्रिएटेड सेवरल न्यू राग्स, ठीक है। अन्नमचार्य एंड त्यागराज आर कंटेम्पररीज एंड अन्नमचार्य कीर्तन्स आर डिवोशनल सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वरा। सो आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। 1 and 3, 2 and 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4। चलिए बताइए। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है बी, 2 and 4, ठीक है। त्यागराज जो थे उन्होंने सेवरल क्रिएटेड राग जो थे वो किए थे, और अन्नमचार्य के कीर्तन से वो इन लॉर्ड के लिए थे, ठीक है। पहली चीज जो है वो इट्स मतलब जो डिवोशनल सॉन्ग्स थे इनके, वो प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा नहीं थे, वो किसके लिए थे? लॉर्ड राम के लिए, राइट, याद रखिएगा। और ये कंटेम्पररीज नहीं थे अन्नमचार्य, ठीक है। सो सही आंसर क्या है इसका? 2 and 4। ओके, आई होप आपको चीज़ें जो हैं समझ आई होंगी, और आर्ट एंड कल्चर से आप ऐसे ही क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। चलिए, बोला है थेयाम इज अ फोक थिएटर ऑफ, ठीक है। अगर मैं देखिए अगर प्रोनाउंस गलत कर पा रहा हूँ, ठीक है, सो थोड़ा इसको कर लीजिएगा कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो आप प्रोनाउंस मतलब नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये जैसे कल्चरल रिलेटेड चीज़ें होती हैं तो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। सो थेयाम इज अ फोक थिएटर ऑफ, बताना है आपने कहाँ का है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश। आंसर शायद आपको दिख गया है चलिए कोई बात नहीं। चलिए इसका जो सही आंसर है वो है किसका? केरला का, राइट। कहाँ का है ये? कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? केरला में, ठीक है। इट इज सिमिलर टू प्रैक्टिस इन कर्नाटका कॉल्ड बुट कोला, राइट। क्या बोला जाता है? बुट कोला, ठीक है, पर नाम जो है अलग है। अगर हम थेयाम की बात करें तो वो कहाँ होता है? केरला में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द थाट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। इट इज अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द राग्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। क्या थाट वो चीज होती है जो क्लासीफाई करती है राग्स को डिफरेंट ग्रुप्स में। इट कैन ओनली बी संग इन आरोह एज द नोट्स आर कंपोज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। आरोह का मतलब ही यही होता है, दैट इज समथिंग इज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। सो आपने बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। चलिए इसका जो सही आंसर है वो है बोथ 1 and 2, ठीक है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है क्या है? सही है, राइट। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विद रेफरेंस टू द मोरिंगा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। इट इज अ फास्ट ग्रोइंग ड्राउट रेजिस्टेंट ट्री नेटिव टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ठीक है, एंड इट इज यूज्ड एज ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन एंड आल्सो फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन। सो आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है मोरिंगा के रिगार्डिंग। देखिए टर्म्स याद रखिए, मतलब ये चीज़ें जो है, ये नाम जो है ये याद रखिएगा, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है तो नाम जो है याद रखिएगा। इसका सही आंसर है वो है बोथ 1 and 2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विद रेफरेंस टू द एशियन वाटर वर्ड सेंसस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एशियन वाटर वर्ड सेंसस के बारे में बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इन इंडिया इट इज ज्वाइंटली कोऑर्डिनेटेड बाय द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एंड वेटलैंड इंटरनेशनल। द सेंसस कवर्ड ईस्ट एशियन, ऑस्ट्रेलेशियन फ्लाईवे एंड सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। सवाल में बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है सी, बोथ 1 and 2, ठीक है। ये ज्वाइंटली कोऑर्डिनेटेड है बाय किससे? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एंड वेटलैंड इंटरनेशनल, ठीक है। और ये सेंसस कवर किस किस का करता है? ईस्ट ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे और सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, तीनों के, राइट। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द गिग इकोनॉमी, ठीक है। देखिए गिग इकोनॉमी एक नई टर्म आ गई है आपके सामने, ठीक है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें पता हों, ठीक है। तो बोलता है कि ये फुल टाइम एम्प्लॉइज ऑफ जोमेटो वर्किंग ऑन कंपनीज पेरोल,
राइट। फ्रीलांस कॉपीराइटर एसोसिएटेड विद अ पब्लिशिंग हाउस, more than 3 generations of a family working as government employees, group of people holding more than 90% of the wealth of a country। सब ना गिग इकोनॉमी को सबसे बेस्ट डिस्क्राइब कौन सी स्टेटमेंट कर रही है, बताइए। चलिए देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है बी, फ्रीलांस कॉपीराइटर एसोसिएटेड विद अ पब्लिशिंग हाउस। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक सिंपल सा मतलब समझाता हूँ, आपको गिग इकोनॉमी का समझ आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि जोमेटो में, ठीक है, एक साइड जोमेटो का स्टाफ है, ठीक है, एक साइड जोमेटो का जो डिलीवरी बॉय है वो है। ठीक है, सो गिग इकोनॉमी का पार्ट कौन सा हुआ, सोचिए कौन हुआ। यहां पे भी देखिए लिखा है फुल टाइम एम्प्लॉय, क्या फुल टाइम एम्प्लॉय गिग इकोनॉमी का पार्ट हुआ? नहीं। कौन होगा? जो डिलीवरी बॉय है, या जो भी डिलीवरी बॉय या गर्ल जो भी है। ठीक है, आपको पता होगा कि गर्ल्स भी हैं जो जोमेटो में काम कर सकती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ बॉयज ही काम करते हैं। ठीक है, मैंने देखा है, मतलब मैंने जब रहता था मैं बाहर, सो जब हम जोमेटो वगैरह कराते थे तो कई बार गर्ल्स भी आती थी डिलीवरी करने। ठीक है, तो चलिए याद रखिएगा कि जो जोमेटो है, अगर जोमेटो में जो डिलीवरी वाले जो पर्सन है, जो एक एक तरह से पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, वो गिग इकोनॉमी का पार्ट होंगे। ठीक है, सो इसका अगर बेस्ट डिस्क्रिप्शन देखें तो क्या होगा इसका सही आंसर? फ्रीलांस कॉपीराइटर एसोसिएटेड विद द पब्लिशिंग हाउस। ठीक है, चलिए ये देख लीजिए, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, इन द गिग इकोनॉमी इंस्टेड ऑफ रेगुलर वेज वर्कर्स गेट पेड फॉर द गिग्स दे डू सच एज फूड डिलीवरी, अ कार जर्नी और ए फ्रीलांस राइटिंग। ठीक है, फ्रीलांसिंग आपने सुना होगा काफ़ी बार, इंटरनेट पे आपने पढ़ा होगा या यूट्यूब वगैरह पे आपने सुना होगा, तो ये वही चीज़ है। चलिए कोर इन्फ्लेशन, सॉरी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, कोर इन्फ्लेशन इज एन इन्फ्लेशन मेजर विच टेक्स इनटू अकाउंट टेम्पररी प्राइस वोलेटिलिटी, राइट। हेडलाइन इन्फ्लेशन इज एन इन्फ्लेशन मेजर विच एक्सक्लूड फूड एंड एनर्जी प्राइसेस। तो आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है। ठीक है, चलिए बताइए। इसका जो सही आंसर है वो है नाइदर 1 नॉर 2। ठीक है, देखिए हेड इन्फ्लेशन जो है वो ऐसी इन्फ्लेशन है मेजर विच एक्सक्लूड, नॉट एक्सक्लूड, इंक्लूड, राइट, इंक्लूड फूड एंड एनर्जी प्राइसेस। ठीक है, और कोर इन्फ्लेशन इज एन इन्फ्लेशन विच मेजर विच टेक्स इनटू अकाउंट टेम्पररी प्राइस वोलेटिलिटी, नो। ठीक है, देखिए विच एक्सक्लूड, ठीक है, एक्सक्लूड करता है ये टेम्पररी प्राइस वोलेटिलिटी को। ठीक है, और एज इन द केस ऑफ सम कमोडिटीज सच एज फूड आइटम्स, एनर्जी प्रोडक्ट्स एटसेट्रा। ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स द इन्फ्लेशन ट्रेंड इन द इकोनॉमी। सो पहली स्टेटमेंट भी हमारी गलत है, दूसरी स्टेटमेंट भी हमारी गलत है। ठीक है, अब विद रेफरेंस टू द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में आपने चीज़ें बतानी है, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, IIP इज एन इंडेक्स विच डिटेल्स आउट द ग्रोथ ऑफ वेरियस सेक्टर। ठीक है, ये एक ऐसा इंडेक्स है जो डिटेल शो करता है क्या, वेरियस सेक्टर के ग्रोथ की। ठीक है, दूसरा बोलता है इट इज कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड मंथली बाय द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन 6 वीक्स आफ्टर द रेफरेंस मंथ एंड्स। ठीक है, और थर्ड बोलता है इसका जो बेस ईयर है वो कितना है, 2004 टू 2005। सो आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। देखिए अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है तो आप पहचान जाएंगे कि इसकी जो सही स्टेटमेंट है, ठीक है, वो है बोथ 1 एंड 2, राइट। अब देख लीजिए इसका बेस ईयर क्या था, बेस ईयर जो है वो है 2011-2012। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज़। चलिए बोलता है इफ अ रिलेशनशिप बिटवीन पर कैपिटा कंजप्शन एंड पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम shows a high elasticity of consumption, then what does it imply। ठीक है, अगर जो रिलेशनशिप है किस किस के बीच का, पर कैपिटा कंजप्शन का और पर कैपिटा नेशनल इनकम का, वो हाई इलास्टिसिटी शो करता है, सो इलास्टिसिटी ऑफ कंजप्शन शो करता है, देन व्हाट डज इट इम्प्लाई? द ग्रोथ रेट ऑफ कंजप्शन पर कैपिटा इज मोर देन दैट ऑफ पर कैपिटा इनकम। ठीक है, जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट ऑफ कंजप्शन है पर कैपिटा, वो ज़्यादा होगी पर कैपिटा इनकम के। ठीक है, या फिर ऑलमोस्ट सेम होगी, ठीक है, या फिर लेस देन होगी, ठीक है, या फिर वोलेटाइल होगी इन कंपैरिजन टू द पर कैपिटा इनकम। सो आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, बताइए। याद रखिए जब ये हाई इलास्टिसिटी शो करे
ठीक है। सो क्या करेगा ये जो कंजप्शन ये होगी ये ऑलमोस्ट सेम होगी पर कैपिटा इनकम के, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। चलिए, विद रेफरेंस टू द सबकी योजना सबका विकास, ठीक है, सबकी योजना सबका विकास कैंपेन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दिस कैंपेन इज रिलेटेड टू द प्रिपेयर स्ट्रक्चर्ड ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स, ठीक है, ये कैंपेन किससे रिलेटेड है? टू प्रिपेयर स्ट्रक्चर्ड ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स, और ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। सो आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है सी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही हैं, राइट, याद रखिएगा। देखिए गाइस एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स आती है ना उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप यूपीएससी या पीसीएस किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप गवर्नमेंट स्कीम्स को इग्नोर नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आ भी सकते नहीं भी आ सकते हैं, इसमें यही चीज़ है कि आएंगे ही आएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। डिस्पाइट बीइंग अ हाई सेविंग इकोनॉमी, कैपिटल फॉर्मेशन may not result in significant increase in output due to weak administrative machinery, illiteracy, high population density या high capital output ratio। सो बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है? इसका जो सही आंसर है वो रहेगा हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल जीएनपी, ठीक है, इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल जीएनपी डू नॉट कनोट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफ, ठीक है, इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विद एग्रीकल्चर आउटपुट, जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो फेल कर जाएगा टू कीप पेस विद एग्रीकल्चर आउटपुट, या फिर एग्रीकल्चर आउटपुट जो है वो फेल कर जाएगा इंडस्ट्रियल आउटपुट के उसमें। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज या इंपोर्ट्स ग्रो फास्टर देन एक्सपोर्ट्स। तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? बताइए, सोचिए। देखिए इसका सिंपल आंसर है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी जब तो ये वाली सिचुएशन आएगी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ओके, ये थिएटर फॉर्म्स हैं इस साइड, ठीक है, और इस साइड है स्टेट, तो आपने बताना है कि कौन सा जो है करेक्टली मैच है, ठीक है। चलिए बताइए। भावा बोलता है गुजरात का है, यात्रा जो है वो वेस्ट बंगाल है का है, कोडियातम जो है वो कर्नाटका का है, और यक्षगाना केरला का है। तो आप बताइए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? 1 and 2, 2 and 4, 1 and 3, 1 2 3 4, बताइए, ठीक है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है 1 and 2, ठीक है, भावा गुजरात, यात्रा वेस्ट बंगाल, राइट। बाकी दो को भी देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए ये जो कोडियातम है ये केरला का है और यक्षगाना कर्नाटका है, मतलब कि उल्टा कर दिया गया है, ठीक है, कर्नाटका केरला, राइट। चलिए याद रखिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलिए, उत्तम एप्लीकेशन वाज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कोल टू मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ कोल, ठीक है, उत्तम एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च की गई थी किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ कोल टू मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ कोल। द शक्ति स्कीम इज लॉन्च टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन एलोकेशन ऑफ कोल फॉर द पावर सेक्टर। सो आप बताइए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2, बताइए। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है सी, 1 and 2, दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है? सही है, राइट। उत्तम की फुल फॉर्म जान लीजिए, अनलॉकिंग ट्रांसपेरेंसी बाय थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ माइंड कोल, ठीक है, याद रखिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लंपी स्किन डिसीज। लंपी स्किन डिसीज के बारे में आपको बताना है। इट इज अ वायरल इन्फेक्शन फाउंड इन कैटल, इट स्प्रेड्स ओनली थ्रू सलाइवा एंड कंटेनमेंट वाटर एंड फूड, ठीक है। सलाइवा को पता है ना क्या होता है सलाइवा, तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2। चलिए इसका जो सही आंसर है वो है ए, 1 only, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट क्यों गलत है देख लेते हैं। द डिसीज इज बीइंग रिपोर्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, इट्स स्प्रेड्स थ्रू मॉस्किटोज नॉट बाय द स्लाइव, ठीक है, फ्लाइज एंड टिक्स एंड आल्सो थ्रू स्लाइवा एंड कंटेनमेंट वाटर एंड फूड, ओके, ठीक है, ठीक है।
इन्होंने यहाँ पे लिखा था स्टेटमेंट में डेट इट स्प्रेड्स ओनली थ्रू सलाइवा, ठीक है, मतलब इनके द्वारा तो होता ही है, बट और किसके साथ, वहाँ पे ओनली वर्ड जो है वो थोड़ी गड़बड़ कर गया, क्यों, क्योंकि मॉस्किटो के थ्रू भी ये क्या होता है, स्प्रेड होता है, राइट, तो ये याद रखिएगा। चलिए, विद रेफरेंस टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंसीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, अब करेंसीज के बारे में आपने बताना है, सही स्टेटमेंट जो है वो क्या है। द करेंसी विच हैज़ अ हाई लेवल ऑफ लिक्विडिटी, जिस करेंसी की हाई लेवल है लिक्विडिटी की, या जो मतलब आप कह सकते हो इजीली, मतलब बहुत ज़्यादा मार्केट में, एंड आल्सो क्रिएट हाई डिमांड इन द वर्ल्ड, इज नोन एज हार्ड करेंसी, ठीक है, पहला टर्म क्या आ गया आपकी, हार्ड करेंसी, और बता रहा है कि हार्ड करेंसी क्या होती है, क्या वो एक ऐसी करेंसी है जो जिसकी हाई लेवल लिक्विडिटी है और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा बोलता है इफ फॉरेन करेंसी इज exiting an economy at a fast pace, then it is known as hot money, okay. Money earned from disinvestment is called cheap money, and the money which flows from the public to the government is known as dear money. So आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शंस हैं आपके 1, 2 and 4, 2 and 3, 1, 2 and 3 या ऑल ऑफ दी अबव, बताइए। चलिए देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है 1, 2 and 4, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। पहले सही है, दूसरी सही है, चौथी सही है। तीसरी चीप मनी क्या होती है हम वो देख लेते हैं, ठीक है। देखिए चीप मनी क्या होती है, बोलता है इफ अ गवर्नमेंट स्टार्ट रीपरचेजिंग इट्स बॉन्ड्स बिफोर देयर मैच्योरिटीज, देखिए अगर देखिए गवर्नमेंट ने कोई बॉन्ड इशू किए हैं, ठीक है, और अगर गवर्नमेंट जो है उस बॉन्ड्स को रीपरचेज करती है बिफोर देयर मैच्योरिटी, ठीक है, मैच्योरिटी पूरी होने से पहले, ठीक है, अगर गवर्नमेंट वो जो है वो रीपरचेज कर लेती है अपने बॉन्ड को, तो उसको बोलते हैं चीप करेंसी, ठीक है। द मनी विच फ्लोज इनटू द इकोनॉमी इज नोन एज चीप करेंसी, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी तो आपको चल गया होगा पता, हॉट करेंसी क्या होती है और हार्ड करेंसी क्या होती है, पर चीप करेंसी का आपको चल गया पता कि क्या होती है वो, ठीक है। चलिए अब आपने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। देखिए दो होते हैं बेसिकली, एक क्वांटिटेटिव होते हैं और एक क्वालिटेटिव होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे है क्वांटिटेटिव टूल बताने मॉनेटरी पॉलिसी के कौन कौन से, ठीक है। और ये मेथड आप एलिमिनेशन के साथ भी यूज़ कर मतलब आप कह सकते हैं कि अगर आप एक को भी पहचान गए कि वो क्वालिटेटिव है तो ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा कि क्वांटिटेटिव टूल्स कौन से हैं, ठीक है। सो पहला है कैश, CRR, SLR, क्रेडिट रेशनिंग, रेपो रेट, MSF, मॉरल सुएशन, OMO, LAF, CRR या SLR, बैंक रेट डायरेक्ट एक्शन, ठीक है। फुल फॉर्म्स बता देता हूँ आपको CRR कैश रिजर्व रेशियो, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, क्रेडिट रेशनिंग, ठीक है। OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन, CRR तो आपको पता ही है कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। SLR आपको पता है, ठीक है। तो आप बताइए कि इनमें से कौन से जो हैं इसमें क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, क्या आंसर इसका सही हो सकता है बताइए। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है C, ठीक है। अब देखिए क्वांटिटेटिव टूल्स कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए CRR क्वांटिटेटिव टूल है, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, बैंक रेट, LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF की बात शायद ऊपर भी की गई थी, बिल्कुल की गई थी LAF, ठीक है, राइट। और कौन से होते हैं, रेपो रेट, ठीक है, और MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। ये थे हमारे क्वांटिटेटिव टूल्स। अब क्वालिटेटिव टूल्स देख लेते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट रेशनिंग, मॉरल सुएशन एंड डायरेक्ट एक्शन, ठीक है। सो आपको पता होना जरूरी है, कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी बन जाता है। अब आपने ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। दे आर यूज टू रेगुलेट द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, क्या इनको यूज किया जाता है एज अ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। ओनली द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कैन बी यूज्ड एज एन ओपन मार्केट ऑपरेशन टूल बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड दे आर कैरिड आउट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थ्रू कमर्शियल बैंक्स। सो आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है। 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली या 1, 2 and 3, बताइए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इसका जो सही आंसर है वो है D, 1, 2 and 3, राइट। तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है। ये क्यों यूज की जाती है, टू रेगुलेट द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, बिल्कुल सही बात है। सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जो है वो
एज यूज एन ओपन मार्केट ऑपरेशन टूल, जो इसको यूज़ किया जाता है किसके द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे कैसे लाती है, थ्रू कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। डिवेल्युएशन ऑफ द पर्टिकुलर करेंसी, अगर कोई करेंसी डिवेल्युएट होती है, ठीक है, पर्टिकुलर करेंसी बाय अ कंट्री, वो इंक्रीज करती है उसके इंपोर्ट्स कॉम्पिटिटिवनेस इन द ग्लोबल मार्केट। अगर कोई करेंसी डिवेल्युएट हो जाती है तो वो क्या इंक्रीज करती है, इंपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, कहाँ पे, ग्लोबल मार्केट में। डिवेल्युएशन ऑफ करेंसी प्रोबेबली बी अ डोमिनेंट फैक्टर इन द राइजिंग ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। सो आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन और टू, बताइए। इसका जो देखिए सही आंसर है वो है बी, टू ओनली। ठीक है, अब देखिए, विद द डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी, डिवेल्युएशन मतलब करेंसी की कम होना, करेंसी को डिवेल्युएट करना मतलब डेप्रिशिएट होना। ठीक है, द एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ अ कंट्री स्टैंड्स इंप्रूव्ड। ठीक है, तो क्या होगा, उसके एक्सपोर्ट जो है वो इंप्रूव होंगे, इंपोर्ट नहीं। ठीक है, सो पहली स्टेटमेंट इसलिए हमारी क्या होगी, गलत हो गई। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन द डांस स्टेप नृत्य द मेन फोकस ऑफ द परफॉर्मर इज टू शो इमोशन थ्रू एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर हम नृत्य के बारे में नृत्य के बारे में बात करें, तो जो मेन फोकस है परफॉर्मर का वो किस पे होता है, शो इमोशन थ्रू एक्सप्रेशन। ठीक है, और बीभत्सा इज अ फॉर्म ऑफ मुद्रा इन अ इंडियन डांस फॉर्म विच इज रिलेटेड टू एक्सप्रेसिंग हॉरर। ठीक है, तो देखिए बेसिकली कुछ ऐसी डांस फॉर्म बताई हैं, ठीक है, जो एक्सप्रेस करती हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे अब इसमें हॉरर के बारे में बताया, और भी काफ़ी ज़्यादा मैंने नीचे एक्सप्लेनेशन में लिखी हैं, बट आप बताइए इसमें इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन और टू, चलिए बताइए। चलिए, इसका जो सही आंसर है वो है नाइदर वन और टू। ठीक है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, गलत है। अब देख लेते हैं क्यों। अब देखिए, एज पर नाट्य शास्त्र देयर आर टू बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस। ठीक है, लस्य और तांडव। ठीक है, अब देखिए नृत्य के बारे में बात की है, इसी की मतलब आगे थ्री बेसिक एलिमेंट्स है, नृत्य के बारे में बात की है। इट रेफर्स टू द बेसिक डांस स्टेप परफॉर्म्ड रिदमिकली बट डिवॉइड ऑफ एनी एक्सप्रेशन और मूड। ठीक है, कोई एक्सप्रेशन वगैरह शो नहीं किए जाते हैं इसमें। ठीक है, दूसरा क्या था, विवित्सा के बारे में बताया था, वो भी हम देख लेते हैं वो क्या चीज़ शो करता है। ये देखिए, विवित्सा फॉर डिसगस्ट। ठीक है, इसको हिंदी में घृणा कहते हैं, तो उसके लिए शो करता है। हॉरर के लिए कौन सा है, भयानक। ठीक है, भयानक फॉर हॉरर। देखिए सारी चीज़ें बताई हैं, कोई कौन कौन सा, अगर हम श्रृंगार के बारे में बात करें तो वो लव के लिए बताएगा, रुद्र के बारे में फॉर एंगर। ठीक है, विवित्सा डिसगस्ट, वीरा हीरोइज्म, इसी तरह भयानक जो है वो हॉरर के लिए यूज़ किया जाता है। राइट, यहाँ लिखा हुआ है देयर आर 9 राज और इमोशंस थ्रू दैट आर एक्सप्रेस थ्रू द डांस। ठीक है, चलिए, रिगार्डिंग द क्षत्रिय डांस फॉर्म कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, दिस डांस फॉर्म नरेट्स माइथोलॉजिकल स्टोरीज रिलेटेड टू वैष्णविज्म। धोती एंड पगड़ी आर द कॉस्ट्यूम्स विच आर adorned by the performance of this dance form। सबने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरी करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं, या फिर दोनों ही गलत है, बताइए। देखिए इसमें से जो दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ठीक है, सी बोथ वन एंड टू इज द राइट आंसर। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। इफ अ कॉमोडिटी इज प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक बाय द गवर्नमेंट, अगर कोई कॉमोडिटी है, ठीक है, वो प्रोवाइड की जाए गवर्नमेंट द्वारा फ्री टू द पब्लिक, तो बताइए क्या होगा। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो जीरो हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो इग्नोर हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो ट्रांसफर हो जाएगी फ्रॉम द कंज्यूमर टू द प्रोडक्ट टू द टैक्स पेइंग पब्लिक। ओके, या जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो ट्रांसफर हो जाएगी फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट टू द गवर्नमेंट। सामने बताना कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। देखिए मैंने काफ़ी चीज़ें ऐसे देखी हैं कि मतलब और सुना भी है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना वो समझ नहीं आती कई बार।
काफ़ी लोगों को नहीं आती समझ, राइट। सो मैं आज आपको एक सिंपल सा तरीके से बता दूंगा, एक एग्जांपल देके कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, ठीक है। पर उससे पहले हम आंसर जानना ज़रूरी है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो जो है ट्रांसफर हो जाएगी कहाँ से, कंज्यूमर से किसको, ऑफ द प्रोडक्ट टू द टैक्स पेइंग पब्लिक को, ठीक है। अब देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है, एक एग्जाम्पल से तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि आप एक मान लीजिए आप एक जॉब की तलाश में, ठीक है, एग्जाम्पल से समझिएगा, आप एक जॉब की तलाश में। अब एक जॉब मिल रही है आपको 15,000 की सैलरी, उसमें 15,000 मिलेगी आपको, एक में मिलेगी आपको मान लीजिए 30,000 की, ठीक है। एक में मिल रही है आपको 15,000 की, एक में मिल रही है आपको 30,000 की। पर दिक्कत क्या है इसमें, जो 30,000 वाली मिल रही है वो आपके घर से 60 किलोमीटर दूर है, ठीक है, जो आपके घर से 60 किलोमीटर दूर है। और जो ये जॉब है ये आपके घर से मान लीजिए मात्र 5 किलोमीटर दूर है, ठीक है। सो अब आप कौन सी जॉब चूज करेंगे, 15,000 वाली, 30,000 वाली, ठीक है। ये भी छोड़िए, चला अगर मान लेते हैं आपने 15,000 वाली जॉब चूज कर ली, तो जो आपने जो 15,000 को एक तरह से सेक्रीफाइस किया, ठीक है, यही चीज़ सोच के कि 60 किलोमीटर जाऊंगा तो ऑब्वियसली मैं अपनी गाड़ी लेके जाऊंगा तो पेट्रोल भी पड़ेगा, है ना, आने जाने का खर्चा, टाइम भी काफ़ी लगेगा, तो उस टाइम को आप कहीं और भी यूटिलाइज करेंगे। सारी चीज़ें सोच के आपने क्या किया, जो 50,000 का जो एक तरह से सेक्रीफाइस किया, वो कॉस्ट क्या आ गई आपकी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। कि मतलब जब आपके पास जो अल्टरनेटिव होते हैं, आप एक चीज़ को चूज करने के लिए जो आपका अल्टरनेटिव है, ठीक है, उसको क्या कर देते हैं आप, मिस आउट कर देते हैं। सो उसको क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिप्रेजेंट द बेनिफिट्स एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर और बिजनेस मिसेस आउट व्हाइल चूजिंग वन अल्टरनेटिव ओवर अनदर, ठीक है। देखिए दो थे ना आपके पास, एक 15,000 वाली थी, एक 30,000 वाली थी, ठीक है। अब यहाँ ये 60 किलोमीटर दूर थी, ये आपसे 5 किलोमीटर दूर थी। अब आपने ये इसका आप क्या कर दिया, आपने मिस आउट कर दिया इसको, क्योंकि आपको पता है कि 60 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, सोचेंगे कि नहीं यार मैं गाड़ी भी लेके जाऊंगा, थक भी जाऊंगा, ऊपर से टाइम भी लगेगा, पेट्रोल का खर्चा भी आ जाएगा, इससे अच्छा मैं 5 किलोमीटर क्यों ना जाऊं, चाहे मुझे 15,000 ही मिलेगा, ठीक है। सो क्या किया आपने, मिस आउट कर दिया, ठीक है, एक अल्टरनेटिव को चूज करने के लिए ओवर वन अनदर, ठीक है। सो इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो आई होप कि आपको इस एग्जाम्पल से ये चीज समझ आई होगी, ठीक है। बाकी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जब हम पढ़ेंगे अपने इकोनॉमिक्स तो उसमें हम जरूर ये कवर करेंगे, राइट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी के बारे में बताना है। और इससे भी क्वेश्चन मैं कहूँ कि 80 to 90% क्वेश्चन बन ही जाता है, क्योंकि ये जो है न्यूज़ में बना रहता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो न्यूज़ में बनी रहती है, ठीक है। सो इट डिसाइडेड द आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, क्या ये आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करता है। इट इज़ ए 12 member बॉडी इंक्लूडिंग गवर्नर ऑफ द आरबीआई एंड रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर। इट फंक्शंस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। सब आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, 1 only, 1 and 2, 3 only है, 2 and 3 only। तो बताइए देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1 only, ठीक है। देखिए पहली बात तो चलिए पहली स्टेटमेंट तो आपकी सही है बिल्कुल, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, द मीटिंग्स ऑफ द एमपीसी शैल बी हेल्ड एट एटलीस्ट 4 times a year, ठीक है, 4 बार होती है। एंड इट पब्लिश इट डिसीजन आफ्टर ईच सच मीटिंग, ठीक है। ये जो अपने डिसीजन पब्लिश करती है वो हर उस मीटिंग के बाद करती है, ठीक है। एज पर द प्रोविजन ऑफ द आरबीआई एक्ट के रिगार्डिंग क्या है, इट वुड बी अ 6 member कमेटी, ठीक है, इट वुड बी अ 6 member कमेटी, नॉट 12 member कमेटी, ठीक है। आउट ऑफ विच 3 members आर फ्रॉम द आरबीआई, ऑब्वियसली 3 आरबीआई से होंगे और 3 members कहाँ से हैं, ठीक है, अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। याद रखिएगा 6 member बॉडी है, 12 member बॉडी नहीं है, ठीक है, जिसमें से 3 member कौन आरबीआई के होंगे, 3 member जो अपॉइंट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से। सो स्टेटमेंट 2 जो होगी हमारी इनकरेक्ट होगी। और जो गवर्नर होता है ना आरबीआई का, वो चेयरपर्सन होता है एमपीसी का, नॉट यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। कौन हो गया चेयरमैन, आरबीआई का गवर्नर, ठीक है। सो स्टेटमेंट 3 भी क्या होगी, गलत होगी। तो इससे हमारी स्टेटमेंट ए जो है बिल्कुल सही है, 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम। इट इज डिस्क्राइब्ड एज देवोस इन द डेजर्ट एंड इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम।
सो आपने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो देखिए इसका सही इजी आंसर है वो है ऑप्शन ए 1 ओनली। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगली स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो जान लो वैसे कौन इसे वो करता है। द FIFF वाज अनाउंस्ड इन सितंबर 2017, यही फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम। ठीक है, बाय द पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड सऊदी अरेबिया मेन सोवरन वेल्थ फंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सऊदी विजन 2030 इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म प्रोग्राम। ठीक है, सो सेकंड स्टेटमेंट क्या हुई, गलत हुई। चलिए लास्ट, कला उत्सव इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ओके, कला उत्सव एम्स एट showcasing the talent of school students at national, state and district level, and Kala Sanskriti Vikas Yojana is an initiative for promoting arts by the Ministry of Culture। So आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट है। याद रखिएगा, नॉट करेक्ट पूछा है। सो बताइए तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूँ, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 ओनली या 1, 2 and 3 ओनली, बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1 ओनली। ठीक है, पहली स्टेटमेंट गलत है, बाकी दो स्टेटमेंट सही हैं। कला उत्सव इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, नो, कला उत्सव इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। राइट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या आजकल एडुकेशन बोल रहे हैं, तो जो आप समझे, बट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो है कला उत्सव को इनिशिएट किया जाता है। ठीक है, टू प्रमोट आर्ट्स इन एजुकेशन, सिंपल सी बात है। ठीक है, और बाकी दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। राइट, सो आई होप कि आपको ये जो चीज़ें हैं वो समझ आई होंगी। ठीक है, देखिए बात ऐसी है कि देखिए इकोनॉमिक्स में ना टर्म्स समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको टर्म्स पता है ना तो आप किसी भी क्वेश्चन को ईजिली जो है निकाल लोगे, नो डाउट। ठीक है, साथ ही साथ करंट अफेयर्स की क्या क्या, कौन सी कमेटी या फिर कौन सी चीज़ जो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर में थी। ठीक है, ये पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो आई होप कि आपको आज की चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है, समझ आई है तो लाइक करिएगा, नहीं समझ आई तो डिसलाइक करिएगा। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो मैंने नहीं दी है किसी भी चीज़ की, पर जितनी बनती थी देना उतना मैंने आपको बताया है, और आई होप कि आपको चीज़ें समझ भी आई होंगी। ओके, सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।